जय माता दी दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होने वाली केदारनाथ धाम की। हर साल बहुत से भक्त केदारनाथ की यात्रा पे जाते हैं। अगर आप भी इस साल 2023 में केदारनाथ की यात्रा पे जाने वाले हैं, केदारनाथ की यात्रा की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप केदारनाथ की यात्रा पे जा सकते हैं, कौन सा समय सही रहेगा केदारनाथ की यात्रा पे जाने के लिए, केदारनाथ में रुकने की क्या व्यवस्था है, केदारनाथ में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, केदारनाथ की यात्रा में कितने दिन का समय लगता है, अगर आप केदारनाथ की यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, कौन सा समय सही रहेगा केदारनाथ की यात्रा पर जाने के लिए, और इस साल 2023 में केदारनाथ की यात्रा कब से शुरू होगी और कब तक चलेगी, और दोस्तों कैसे आप बहुत कम खर्च में केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और कमेंट में जय बाबा केदारनाथ के जयकारे जरूर लगा देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस साल 2023 में केदारनाथ की यात्रा कब से शुरू होगी और कब तक चलेगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि बाबा केदारनाथ मंदिर 6 महीने के लिए खुला और 6 महीने के लिए बंद होता है। हर साल शिवरात्रि के दिन मुहूर्त निकाला जाता है कि कब बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और कब बंद होंगे, और वैसे जो मुहूर्त निकलता है उसके लिए भी एक मुहूर्त फिक्स है, जो कि अक्षय तृतीया के 2 से 3 दिन बाद बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हैं, और दीपावली के 2 दिन बाद भैया दूज को कपाट बंद हो जाते हैं। तो अगर इस हिसाब से हम मान के चलें तो इस साल अक्षय तृतीया जो पड़ रहा है आपको 22 अप्रैल को पड़ रहा है, तो ये मानिए 2 से 3 दिन बाद 25, 26, 27 इन 3 डेट में किसी भी दिन बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले जा सकते हैं। और अगर बंद करने की बात करें तो इस साल 14 नवंबर को भैया दूज पड़ने वाली है 2023 में, तो 14 नवंबर को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। तो आप 26, 27 अप्रैल से लेके 14 नवंबर के बीच में कभी भी बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि केदारनाथ की यात्रा आपको कैसे करनी है। तो केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होती हरिद्वार से। हरिद्वार मुख्य रूप से सभी शहरों से रेल और परिवहन मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप बाई ट्रेन, बाई बस बहुत आसानी से हरिद्वार तक आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत से भक्त ऋषिकेश और देहरादून से भी अपनी केदारनाथ की यात्रा की ट्रिप प्लान करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हरिद्वार से ही आपको अपनी केदारनाथ यात्रा की ट्रिप प्लान करनी चाहिए, क्योंकि ऋषिकेश तक बहुत कम ट्रेनें चलती हैं, इसीलिए आप अपने शहर से बाई ट्रेन हरिद्वार आ जाइए। हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको जाना होता है सोनप्रयाग। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 235 किलोमीटर के आसपास है। हरिद्वार पहुंचने के बाद आप 2 तरीके से सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। सबसे सस्ते ऑप्शन की बात करें तो आप बाई बस हरिद्वार से सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। हरिद्वार में ही बस स्टॉप बना हुआ है, जहां सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक सोनप्रयाग के लिए बसें चलती हैं, तो आप बाई बस सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। अब बात करते हैं आपको बस की टिकट कैसी लेनी चाहिए। आप जैसे हरिद्वार रेलवे स्टेशन उतरते हैं, रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको बहुत सारी ट्रेवल एजेंसियां मिल जाती, जहां से आप अपनी हरिद्वार से सोनप्रयाग की टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सीधे हरिद्वार बस स्टॉप पे जाकर भी बस की टिकट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से बस की टिकट ले लेते हैं तो आपको बस में कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से जब आप हरिद्वार बस स्टॉप पे पहुंचते तो वहाँ पे आपको टिकट मिलने में काफी दिक्कत होती, और आपको बस में जो सीट मिलती सबसे पीछे की मिलती, जिससे कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आप हरिद्वार से सोनप्रयाग की बस की टिकट ऑनलाइन करना चाहते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे रेड बस या मैक माई ट्रिप से आप अपने बस की एडवांस में टिकट ले सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो आप हरिद्वार पहुंचने के बाद प्राइवेट टैक्सी करके भी आप सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। अगर प्राइवेट टैक्सी की चार्ज की बात करें तो प्राइवेट टैक्सी वाले आपको 3 दिन में केदारनाथ की यात्रा करा देते हैं। इसके लिए वो आपको 12,000 रुपए से लेकर 13,000 रुपए के आसपास का चार्ज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपनी कार या बाइक लेके जाना चाहते हैं सोनप्रयाग तक, तो आप सोनप्रयाग तक अपनी कार या फिर बाइक लेके भी जा सकते हैं। सोनप्रयाग में बहुत बड़ी पार्किंग बनी हुई, जहाँ पे आप अपनी कार और बाइक खड़ी कर सकते हैं। अगर कार पार्किंग के चार्ज की बात करें तो 100 रुपए आपको कार के लिए देना होता है। अगर आप बाइक से जाते हैं उसके लिए आपको 50 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि कौन सा तरीका सही रहेगा। अगर आप बहुत कम बजट में केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो आप बाई ट्रेन हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार से बाई बस ही सोनप्रयाग तक चली जाइए। अगर आप 100-150 रुपए ज्यादा खर्च कर सकते हैं तो पहले से ऑनलाइन टिकट बुक कर लें, जिससे आपको मनचाही सीट मिल जाएगी और आपको किसी प्रकार की बस में समस्या भी नहीं होगी। और दोस्तों अगर आप 4 से 5 लोग के ग्रुप में केदारनाथ की यात्रा करते तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा आप हरिद्वार पहुंचने के बाद एक प्राइवेट टैक्सी कर ले, जिसमें आपको 12,000 रुपए के आसपास का खर्च देना पड़ेगा। मतलब अगर पर पर्सन के हिसाब से देख लें तो अगर 4 लोग हैं तो आप 3,000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से आएगा। इसमें आपको बहुत आसानी होगी। अगर आप अपनी कार से तो आप कहीं भी रुक सकते हैं, कहीं भी खड़े हो सकते हैं, रास्ते में आपको बहुत अच्छे अच्छे नजारे पड़ते हैं, तो आप वो नजारे भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। बात करते हैं सोनप्रयाग में रुकने की क्या व्यवस्था, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आपको केदारनाथ की यात्रा कब करनी चाहिए, मतलब कौन सा समय सही रहता है इन 6 महीनों में जब आपको केदारनाथ की यात्रा करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने खुले होते और 6 महीने के लिए बंद होते। अप्रैल मई के
के महीने में केदारनाथ कपाट खुलते हैं अक्षय तृतीया के 2 से 3 दिन बाद, और दीपावली के आसपास भैया दूज को बंद हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो सितंबर से अक्टूबर का महीना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस समय यहाँ पर बहुत कम भीड़ होती है, मौसम भी बहुत अच्छा सुहाना होता है और बहुत ज्यादा भीड़ ना होने के कारण इस समय बहुत कम बजट में आप केदारनाथ की यात्रा प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मई जून में केदारनाथ की यात्रा प्लान करते हैं तो इस समय केदारनाथ के जो कपाट होते हैं खुलते हैं, तो भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है, और भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ के जो रूम के चार्जेस होते हैं, जो टैक्सी के चार्जेस होते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं। तो इसमें आपका थोड़ा सा बजट भी बढ़ जाता है और भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से कई बार समस्याएं भी आ जाती हैं। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप अपने केदारनाथ की यात्रा की जो ट्रिप प्लान करें वो सितंबर अक्टूबर के महीने में ही करें। इसके अलावा जुलाई अगस्त में केदारनाथ की यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय मानसून का समय होता है। केदारनाथ में कभी भी बरसात होने लगती है, इसमें आपको केदारनाथ की जो ट्रिप है वो बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला है। इसलिए जुलाई अगस्त में आपको केदारनाथ की यात्रा की ट्रिप प्लान नहीं करनी चाहिए। सबसे अच्छा ऑप्शन है आप सितंबर अक्टूबर में बहुत आसानी से केदारनाथ की यात्रा की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे फिर बता दूं, कई बार रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं सितंबर अक्टूबर में भी बरसात की वजह से, तो एकदम से कई बार केदारनाथ की जो यात्रा चलती एकदम से बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो सितंबर अक्टूबर के महीने में भी कई बार आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये यहाँ के वेदर और मौसम पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सोनप्रयाग में रुकने की क्या व्यवस्था है। तो सोनप्रयाग में बहुत सारे गेस्ट हाउस, होटल और लॉज बने हुए हैं, जिनका किराया अगर आप मई जून में जाते हैं तो 2000 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक भी हो जाता है, और अगर आप सितंबर अक्टूबर में जाते हैं तो यही किराया 800 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक भी हो जाता है। मतलब सितंबर अक्टूबर में रूम सस्ते होते हैं और मई जून में रूम थोड़ा सा आपको महंगे मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बहुत कम बजट में सोनप्रयाग में रुकना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी दुकानें बनी होती है, जिसमें 15-20 गद्दे पड़े होते हैं। इनमें पर गद्दे के हिसाब से आपको 300 रुपए में नाइट स्टे करने की व्यवस्था मिल जाती है। तो आप इन दुकानों में जाके पर गद्दे के हिसाब से भी नाइट स्टे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी समस्या ये आती है, यहाँ पे आपका जो सामान होता है इसकी सिक्योरिटी आपको खुद ही करनी पड़ती है। तो अगर आप चाहें तो सोनप्रयाग में बहुत सारे क्लॉक रूम भी बने हुए हैं, आप अपना सारा सामान क्लॉक रूम में रख दीजिए, उसके बाद ही आप इन जो दुकानों में गद्दे मिलते हैं जिन्हें की डोरमेट्री बोला जाता है, यहाँ जाके नाइट स्टे कर लीजिए। तो दोस्तों ये तो बात हो गई सोनप्रयाग में रुकने की क्या व्यवस्था है। हरिद्वार से आप अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, सुबह सुबह हरिद्वार से निकलते हैं और शाम तक आप पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में पहुंचने के बाद आपको अपने बजट अनुसार रूम लेना है, नाइट स्टे कर लेना है। फिर दूसरे दिन आपको सुबह सुबह उठ के जाना होता है सबसे पहले सोनप्रयाग से गौरीकुंड। गौरीकुंड वही जगह है जहाँ से केदारनाथ मंदिर के लिए पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए वहाँ पे सूमो सफारी टाइप की प्राइवेट टैक्सियां चलती हैं, जिनमें आपको 50 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से देना होता है, जो आपको 15 से 20 मिनट में सोनप्रयाग से गौरीकुंड छोड़ देते हैं। अगर दूरी की बात करें तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी मात्र 5 किलोमीटर के आसपास है। गौरीकुंड तक आप किसी भी प्रकार का प्राइवेट व्हीकल्स लेके नहीं जा सकते, ना आप कार लेके जा सकते अपनी, ना आप बाइक लेके जा सकते हैं। सिर्फ वहाँ पे जो खुद उनकी जो टैक्सियां चलती हैं आप उसी से गौरीकुंड तक जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड में ही गौरी माता का मंदिर बना हुआ है, जहाँ आपको दर्शन कर लेना, और यहीं पे गौरीकुंड भी बना हुआ जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है। तो अगर आप चाहें तो इसमें स्नान भी कर सकते हैं। कहते हैं यहाँ पे स्नान करने से आपके जितने भी चर्म रोग होते हैं, मतलब दांत, खाज, खुजली, वो समाप्त हो जाते हैं। यहीं से जो भक्त पैदल अपनी यात्रा करना चाहते हैं अपने पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं, और जो भक्त पैदल यात्रा नहीं कर सकते उनको यहाँ पे घोड़े, खच्चर, पालकी की व्यवस्था भी मिल जाती है। अगर आप घोड़े, खच्चर से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करीब 2750 रुपए का चार्ज देना होगा 2023 में, और अगर आप वापसी आते हैं बेस कैंप से गौरीकुंड तो इसके लिए आपको 1450 रुपए के आसपास का चार्ज देना होगा 2023 में। और अगर आपके साथ कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग है तो आप यहाँ पे पालकी की सुविधा भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 8000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक चार्ज देना पड़ता है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे आपको बता दूं, अगर भीड़ बहुत ज्यादा होती थी, जो घोड़े खच्चर वालों का फिक्स रेट है 2750 रुपए, ये 4000 रुपए, 5000 रुपए तक भी मांग लेते हैं। तो इसलिए आपको वहाँ पे बार्गेनिंग भी कर लेनी है। लेकिन दोस्तों हमको अपनी यात्रा बहुत कम बजट में करनी, इसलिए हम पैदल ही गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक चल रहे हैं। अगर गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी की बात करें तो लगभग 19 किलोमीटर के आसपास है। लोग बोलते हैं 16 किलोमीटर, लेकिन एक्चुअल में जो आप देखेंगे वेबसाइट पे जाके सोनप्रयाग से मंदिर की दूरी वो लगभग 19 किलोमीटर के आसपास है। पहले का रास्ता 16 किलोमीटर का था, लेकिन जब 2013 में आपदा आई तो उसके बाद जो नया रास्ता बना वो थोड़ा सा लंबा रास्ता है। हम अपनी यात्रा पैदल ही कर रहे हैं। गौरीकुंड से जब आप पैदल यात्रा शुरू करते हैं तो आपको एक लाठी ले लेनी है। गौरीकुंड में बहुत सी दुकानें बनी जिसमें आपको 30 रुपए में लाठी मिल जाती है। लाठी लेकर जब आप अपनी पैदल यात्रा करते हैं तो आपको बहुत
ही आसानी हो जाती है पैदल चढ़ाई चढ़ने में। और दोस्तों अगर आप अपनी केदारनाथ यात्रा बाई हेलीकॉप्टर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो केदारनाथ यात्रा में 3 जगह से हेलीकॉप्टर की सुविधा मुहैया कराई जाती। सबसे पहले गुप्तकाशी से आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा मुहैया कराई जाती, जिसके लिए आपको 7750 रुपए अप और डाउन का चार्ज देना पड़ता है। दूसरा फाटा से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसके लिए आपको 4720 रुपए अप और डाउन का देना पड़ता है। और एक जगह पड़ती है सरसी से भी आपको केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है, जिसके लिए आपको 4680 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप बाई हेलीकॉप्टर अपनी केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं उसके लिए आपको सोनप्रयाग जाने की जरूरत नहीं। आप जहां से आपको हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करनी है, मतलब अगर आप फाटा से अपनी केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं, गुप्तकाशी से अपनी हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको वहीं पे नाइट स्टे कर लेना है। दोनों ही जगह नाइट स्टे करने के लिए आपको 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए में रूम अवेलेबल हो जाते हैं। अब सबसे पहले बात आती है आपको टिकट कैसे लेनी। अगर आप पीक सीजन में जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पहले से ही अपनी ऑनलाइन टिकट ले लें। ऑनलाइन टिकट लेने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा। इस वेबसाइट पे जाके आप पहले से अपनी ऑनलाइन टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकट की जो बुकिंग की डेट होती है लगभग 1 महीने पहले ही खुल जाती है। और इस बार सुनने में आ रहा है कि जो टिकट होंगे, मतलब पहले अगर आप टिकट ले लेते हैं ऑनलाइन तो आपको कम पैसे देने होंगे। अगर आप अटेंडम में जाके तुरंत में टिकट लेते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा पैसे भी देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा फाटा और गुप्तकाशी में ऑफलाइन तरीके से पहुंचने के बाद भी आप टिकट ले सकते हैं। अगर भीड़ कम है तो आपको आसानी से टिकट मिल जाएगा। अगर भीड़ ज्यादा है तो इसके लिए आपको एक नाइट का एक्स्ट्रा स्टे भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों हम लोग अपनी यात्रा पैदल ही कर रहे थे। पैदल जब आप अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, रास्ते भर आपको तरह तरह के प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं। रास्ते भर आपको कई जगह झरने देखने को मिलते हैं। झरनों का जल बिल्कुल पीने योग्य है, तो आप इन झरनों का पानी भी पी सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं, रास्ते में आपको कई जगह नेटवर्क की असुविधा देखने को मिलेगी, जिसके लिए आपको जगह जगह पे वाईफाई की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों पूरे रास्ते भर आपको जगह जगह खाने पीने की सुविधा भी मिल जाएगी। जगह जगह आपको मैगी, आलू का पराठा करीब 50 रुपए, मैगी आपको 50 रुपए, यही सब आपको रास्ते भर देखने को मिलेगा। खाने पीने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी। छोटे छोटे होटल मिलेंगे जहां आप यही सब चीजें खा सकते हैं। तो दोस्तों आप सुबह सुबह अपनी केदारनाथ यात्रा की पैदल शुरुआत करिए। शाम तक आप पहुंच जाएंगे बेस कैंप। बेस कैंप वही जगह जहां पे केदारनाथ आए हुए सभी भक्तों को रुकने की व्यवस्था की जाती है। बेस कैंप से मंदिर की दूरी मात्र 1 किलोमीटर के आसपास की ही बचती। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस कैंप में रुकने की क्या व्यवस्था और वहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों बेस कैंप में ही आपको बहुत सारे टेंट लगे हुए मिल जाते हैं, जिनका किराया पर पर्सन के हिसाब से 400 रुपए के आसपास लिया जाता है। लेकिन अगर भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो इसमें आपको 800 रुपए तक भी देने पड़ सकते हैं। मतलब अगर आप सितंबर अक्टूबर में जाएंगे तो 400 रुपए में आप नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर आप मई जून में जाते हैं तो 800 रुपए 1000 रुपए तक भी आपको देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर गढ़वाल मंडल निगम लिमिटेड, जिसे की GMVN बोलते हैं, इनके भी गेस्ट हाउस बने हुए जिनमें आप नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल GMVN के 3 गेस्ट हाउस बने हुए जिनका नाम है नंदी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, नंदी कॉम्प्लेक्स सेकंड, स्वर्गारोहिणी कॉम्प्लेक्स। अगर इनके चार्ज की बात करें तो नंदी कॉम्प्लेक्स में रुकना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 800 रुपए पर बेड के हिसाब से देना होता है। लेकिन ये जो बेड होता है आपको बेड पे गद्दा पड़ा होता है। और जो नंदी कॉम्प्लेक्स सेकंड इसमें आपको 400 रुपए देना होता है, लेकिन इनमें जमीन पे ही बिस्तर लगे हुए होते हैं। मतलब आपको जमीन में गद्दे लगा दिए जाते हैं, इनमें नाइट स्टे आपको करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप स्वर्गारोहिणी कॉम्प्लेक्स में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको छोटी छोटी हट्स देखने को मिल जाती हैं, जिनमें 6 से 7 गद्दे पड़े होते हैं। पूरे हट्स अगर आप बुक कराते हैं तो इसके लिए आपको 8000 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ता है। अगर आप प्रति व्यक्ति डोरमेट्री के हिसाब से लेना चाहते हैं, मतलब एक बेड लेना चाहते हैं, तो आपको ये सुविधा भी मिल जाती है। इसके लिए आपको 1000 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों बात आती है आपको जो GMVN के गेस्ट हाउस बने हुए इनकी बुकिंग कैसे करानी। तो सबसे अच्छा तरीका आप पहले से ऑनलाइन इनकी बुकिंग करा लें, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि वहाँ पे पहुंचने के बाद आपको जो भी GMVN के गेस्ट हाउस बने हुए इनमें रूम की सुविधा उपलब्ध हो पाए, क्योंकि ऑनलाइन तरीके से पहले ही फुल हो जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन तरीके से कराना चाहते हैं उसके लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट gmvnonline.com पे जाना होगा। इस वेबसाइट पे जाके आप अपने रूम की बुकिंग पहले से ही करा ले। इसकी बुकिंग की जो डेट होती है ये भी 1 महीने पहले ही ओपन हो जाती है। और दोस्तों अगर आप ऑफ सीजन आ रहे हैं, मतलब सितंबर अक्टूबर में आ रहे हैं, आप गढ़वाल मंडल निगम गेस्ट हाउस में रुकना चाहते हैं तो फिर आपको ऑफलाइन तरीके से रूम मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप सितंबर अक्टूबर में आपको भीड़ बहुत कम दिखती तो आप सीधे मंदिर चले जाइए। बेस कैंप में रुकने की जरूरत नहीं है। मंदिर के पास में बहुत छोटे छोटे होटल बने हुए, यहाँ पे आपको 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए में रूम अवेलेबल हो जाते हैं बहुत आसानी से। और अगर आप मई जून में जाते हैं, पीक सीजन में जाते हैं, तब आप अगर मंदिर के पास में रुकना चाहते हैं तब भी आप रुक सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 5000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक भी खर्च करने पड़ सकते हैं, क्योंकि जो मंदिर के पास होटल छोटे छोटे बने हैं तो बहुत कम होटल बने हुए हैं और जनता बहुत ज्यादा होती, भीड़ बहुत ज्यादा होती, तो वहाँ पे जो रेट होते हैं वो एकदम से बढ़ जाते हैं। इस चक्कर में आपका जो बजट है वो भी काफी ज्यादा चला जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप मई जून में जाते हैं तो आप बेस कैंप में रुक जाइए। तो दोस्तों अगर आप बेस कैंप 5 से 6 बजे के आसपास
पास पहुंच जाते हैं तो बेस कैंप में आप अपना सामान रख दीजिए। सामान रखने के बाद फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद आप चले जाइए केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने, क्योंकि केदारनाथ मंदिर का जो समय है सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक है और शाम को 6 बजे आरती होती है। तो बहुत से भक्त 6 बजे की आरती में जरूर सम्मिलित होते हैं। अगर आप टाइम से पहुंच जाते हैं तो केदारनाथ धाम में शाम की आरती में आपको जरूर सम्मिलित होना है। आरती में सम्मिलित होने के बाद आप केदारनाथ मंदिर में दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद आप वापस बेस कैंप आ जाए। बेस कैंप वापस आने के बाद आप यहाँ पे नाइट स्टे करिए। नाइट स्टे करने के बाद दूसरे दिन फिर से सुबह सुबह उठिए, फ्रेश होइए, नहाइए धुलिए और फिर से जाना है आपको केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह बाबा केदारनाथ मंदिर के अंदर गर्भगृह के अंदर जाके दर्शन हो जाते हैं। तो आप सुबह सुबह जाइए, बाबा केदारनाथ के दर्शन करिए। केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद पीछे भीमशिला है, आप भीमशिला के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद वहीं से 1 किलोमीटर ऊपर ट्रैकिंग करके भैरव बाबा का मंदिर बना है, तो आप भैरव बाबा के दर्शन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि केदारनाथ मंदिर में चढ़ाने के लिए आपको प्रसाद कैसे मिलेगा। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाती है, जिनमें आपको 151, 251, 500 रुपए का प्रसाद मिल जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे बहुत महंगा प्रसाद लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रसाद में बहुत ज्यादा चीजें नहीं देते हैं, सिर्फ पैसे आपसे बहुत लेते हैं, देते ही कुछ नहीं। तो आप 101 वाला ही प्रसाद लीजिए और आप आराम से जाके बाबा केदारनाथ के दर्शन करिए। अब यहाँ पे बात आती कितना समय लगेगा। अगर आप मई जून में बाबा केदारनाथ के दर्शन करने गए हैं तो लाइन लंबी हो सकती है, जिसमें आपको 4 से 5 घंटे का भी समय लग जाता है। और अगर आप सितंबर अक्टूबर में जाते हैं, भीड़ कम है, तो आप बहुत कम समय में मतलब आधे से 1 घंटे में ही केदारनाथ मंदिर के अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात आती है कि आपको केदारनाथ की यात्रा कितने दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। तो हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको हरिद्वार से केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद वापस हरिद्वार आने में 5 दिन का समय लग जाता है। तो आप अपनी केदारनाथ की यात्रा 5 दिन की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और अगर आप कार से अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको 4 दिन की ट्रिप प्लान करनी पड़ेगी। अब दोस्तों मैं बात कर लेते हैं केदारनाथ मंदिर के आसपास आपको खाने की क्या व्यवस्था मिलने वाली। तो केदारनाथ मंदिर के आसपास आपको 100 रुपए से लेकर 200 रुपए में भरपेट खाना खाने को मिल जाता है। ये डिपेंड करता है भीड़ कितनी ज्यादा है। यहाँ पे भी आपको थाल सिस्टम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दाल चावल सब्जी रोटी यही खाना देखने को मिलेगा। इससे अच्छा खाना आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात आती केदारनाथ यात्रा पे आपका कितना खर्च आने वाला है। तो ये मैंने 2 भागों में बांट दिया। अगर आप केदारनाथ की यात्रा जाते हैं, बाई ट्रेन जाते हैं, फिर बस से सोनप्रयाग जाते हैं, फिर आगे पैदल यात्रा करते हैं, तो इसमें आपका जो खर्च आने वाला है वो 4000 रुपए से 5000 रुपए के आसपास आने वाला है। और अगर आप हरिद्वार पहुंचने के बाद 4 लोग हैं, प्राइवेट टैक्सी अपने केदारनाथ की यात्रा करते हैं, तो इसमें आपका पर पर्सन के हिसाब से 7000 रुपए से 8000 रुपए के आसपास का खर्च आने वाला है। इस खर्च में आपका आना जाना खाना रहने का खर्च इंक्लूड है। बाकी आपकी खरीदारी जो करते हैं इसका खर्च इसमें जोड़ा नहीं गया है। और कई बार ये खर्च बहुत ज्यादा भी हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा भीड़ है तो आपको रूम का जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा देना पड़ जाता है और टैक्सी का चार्ज भी बहुत ज्यादा देना पड़ जाता है, तो इसलिए चार्ज ज्यादा भी हो सकता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करते हैं तो अब भी पर पर्सन के हिसाब से 10,000 रुपए खर्च आ जाता है, क्योंकि 5 से 6,000 रुपए आपका टिकट हो जाएगा और वहां तक जाने आने का 4,000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से खर्च आ ही जाता है। और अगर आप पैदल यात्रा नहीं करते हैं, घोड़े खच्चर से करते हैं, तो फिर आपके जो खर्च है उसमें घोड़े खच्चर का खर्च भी जुड़ जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो कमेंट में कमेंट जरूर करिए। अगर आप केदारनाथ की यात्रा पे जाने वाले हैं 2023 में, आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जो भी लोग केदारनाथ की यात्रा पे जाना चाहते हैं, क्योंकि जानकारी होना बहुत जरूरी है अगर आप केदारनाथ की यात्रा पे जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.